नमस्कार। हमने कल पढ़ा था चंद राजवंश और आज हम पढ़ेंगे चंद राजवंश में आगे। कल हम चंद राजवंश का संस्थापक सोमचंद तक पहुंच गए थे। आज हमने सोमचंद से आगे पढ़ना है, ठीक है। सोमचंद के कुछ पॉइंट जो हैं लास्ट में छूट गए थे, उन पॉइंट को हम आज कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो अन्य राजा हैं उनके बारे में भी थोड़ा जानेंगे, ठीक है। तो कल सोमचंद के बारे में कुछ आया था, छोटा मैप बनाया था मैंने, तो आज जो थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें यहाँ से जो शुरुआत होगी वो आगे भी काम आएगा, इसलिए मैंने आज जो है ये नक्शे को थोड़ा बड़ा बना दिया है कल से, ठीक है। तो नक्शा दिख रहा होगा आपको, ये नक्शा जो है ये उत्तराखंड का है, ठीक है। और इतना तो समझ आ ही रहा होगा कि उत्तराखंड का है करके, ठीक है। और जो सोमचंद के बारे में था कि उसने शुरुआत की थी, कहाँ से आया था, ठीक है, कैसे शुरुआत की थी, ठीक है, कितनी बीघा उसको ज़मीन मिली थी, तो किस प्रकार से उसका स्ट्रगल रहा है, शुरुआत में क्या रहा, मतलब जब वो वहाँ पे था, झूसी में रहता था, वहाँ उसका स्ट्रगल चल रहा था, यहाँ आया तो अचानक से उसका क्या हो गया था, भाग बदल गया था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ आने पर क्या हुआ कि जब सोमचंद को 15 बीघा ज़मीन मिली दहेज में, तो सोमचंद ने क्या किया, वहीं पर अपनी क्या बना दी, राजधानी बना दी। एक किला बनाया था, किले का नाम था राजबुंगा किला, और दूसरा किला भी बनाया था, उस किले का नाम था चारानुचार का किला, ठीक है। तो सोमचंद ने फिर इसी चंपावत को अपनी राजधानी बनाकर राज करना शुरू किया, लेकिन उस समय वहाँ पे मेच, चांडाल, खस, नाग, द्रविड़ आदि लोग भी अगल बगल में क्या करते थे, शासन करते थे। कुछ लोगों से उसने क्या की थी, सहमति बनाई थी, अच्छे संबंध स्थापित किए थे। कुछ जो है उसके खिलाफ थे, तो उनके साथ उसने क्या किया, युद्ध किया, और युद्ध के द्वारा उसको जीता था, ठीक है। सबसे पहले कि जो सोमचंद था यह एक मांडलिक राजा हुआ करता था। मांडलिक राजा मैंने कल भी बताया था कि जो वह राजा जो किसी दूसरे राजा के अधीन कार्य करता है और दूसरे राजा को क्या देता है, टैक्स देता है। तो जो चंद राजवंश के जो शुरुआती राजा हैं वह आपको मांडलिक राजा ही मिलेंगे, ठीक है। जहाँ पे राजा स्वतंत्र हो जाएंगे वहाँ पे इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे एक बार कि यहाँ से अब राजा स्वतंत्र हो गए हैं, अभी तक ये मांडलिक राजाओं की ही लिस्ट चल रही है, ठीक है। तो सोमचंद जो है एक मांडलिक राजा था। तो किस राजा के अधीन कार्य करता था, वह है डोटी के राजा जयदेव मल्ल, ठीक है। डोटी में नरेश हुआ करता था जयदेव मल्ल। जयदेव मल्ल को क्या देता था, ये कर देता था, ठीक है। डोटी नरेश जयदेव मल्ल को यह कर देता रहता था, ठीक है। इसका अपना भी प्रशासन था। क्या क्या इसके क्या क्या इसके शासनकाल में होती थी वह हमने कल भी पढ़ा था, कुछ आज भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सोमचंद का जो दीवान था वह सोनानिधि चौबे था। कौन था सोमचंद का दीवान, सोनानिधि चौबे था, ठीक है। सोनानिधि चौबे को इसने दीवान नियुक्त किया हुआ था, ठीक है। दीवान भी एक महत्वपूर्ण पद प्रशासन में हुआ करता था, ठीक है। अगला है चौथानी ब्राह्मणों की जो नियुक्ति की थी वह किसने की थी, सोमचंद ने ही की थी। देवलिया, सिमल्टिया, तिवारी, बिष्ट ये चौथानी ब्राह्मणों के अंतर्गत आते थे। 4 बिष्ट हो गए, 4 चौथानी हो गए ये, जिसमें कि देवलिया पांडे हो गया, सिमल्टिया पांडे हो गए, तिवारी हो गए और बिष्ट हो गए। ये ब्राह्मण वर्ग है और इन्हें कह रहे हैं हम चारों को चौथानी ब्राह्मण, ठीक है। कहीं पे तिवारी ना होके पांडे लिखा होता है, जबकि एक्चुअल जहाँ तक हमारा डिसीजन निकलता है कि देवलिया हो गए, सिमल्टिया, देवलिया और सिमल्टिया दोनों पांडे हैं, ठीक है। देवलिया पांडे, सिमल्टिया पांडे, ठीक है। तिवारी लोग हो गए और बिष्ट लोग हो गए, ये चौथानी ब्राह्मणों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला 4 आल भी नियुक्त किए थे, 4 चौथानी भी नियुक्त किए थे सोमचंद ने, ठीक है। और 5 थोक, ठीक है, 5 थोक नियुक्त किए थे। थोक माने थोक का मालिक हो गया थोकदार, ठीक है, जो राजस्व वसूलेगा, कर वसूलेगा। तो 5 थोक नियुक्त किए थे। कौन कौन से, मेहरा, फरतयाल, देव, ढेक, खरायत, ठीक है। देव, ढेक, करायत ये हो गए 5 इसके थोक, ठीक है। 5 थोक के अंतर्गत कौन आता है, 4 आल के अंतर्गत कौन आता है, 4 चौथानी के अंतर्गत कौन आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मेहरा, फरतयाल, देव, ढेक, करायत, ठीक है। मेहरा और फरतयाल शुरुआती जो मल्लाधड़ और तल्लाधड़ वाले थे, 2 तो यही हो गए, देव, ढेक, करायत हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो ये जो 5 थोक हुआ करते थे, इनका कार्य क्या था, थोक का मालिक कौन होता, थोकदार। थोकदार का कार्य क्या होता, राजस्व एकत्रित करना था, ठीक है। इनका मुख्य कार्य जो था वो क्या था, राजस्व को एकत्रित करना था या कर लेना था, ठीक है। जनता से कर वसूल करके किसके पास पहुंचाना था, राजा तक, ठीक है, राजकोष तक पहुंचाना था। सोमचंद शिव का उपासक था, यानी कि चंद राजवंश का जो धर्म आपको दिखा रखा है, किस धर्म को मानने वाले थे, ये शैव धर्म को मानने वाले थे। और यह एक मांडलिक राजा था जो कि डोटी के राजा
किसको, जयदेव मल्ल को कर दिया करता था, उसी के अधीन कार्य करता था ये, ठीक है। और डोटी के राजा जो होते थे वह मल्लवंशी होते थे, ठीक। वामदेव मल्ल उनका पहला राजा था, लेकिन जो डोटी के राजा थे वह मल्लवंशी थे, और रैका या राई राजा कहलाते थे वो, ठीक है। मल्लवंश का संस्थापक वामदेव को माना जाता है, और वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, अशोक चंद्र को, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे डोटी के राजा हैं, जयदेव मल्ल भी उन्हीं का वंशज है, और जयदेव मल्ल को ये कर दे रहा है, मल्लवंशी राजा है वो। और जिसको, जो मल्लवंशी राजा थे उन राजाओं को रैका या राई राजा कहा जाता है, ठीक है। रैका या राई राजा कहा जाता है मल्लवंशी राजाओं को, ठीक है। अगला है, कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत की थी। पंचायती राज व्यवस्था माने गांव में, ठीक है, गांव का शासन, स्थानीय शासन हम जिसे कह सकते हैं। स्थानीय शासन माने कि गांव में ही, जैसे स्थानीय स्तर पे गांव हो गया, ठीक है, सबसे छोटी इकाई गांव हुई, गांव का शासन देखने वाला, ठीक है। गांव को ही शासन देखने वाला अगर हम नियुक्त कर दें तो वह स्थानीय शासन हो गया, ठीक है। उसी को पंचायती राज व्यवस्था कह रहे हैं वर्तमान में, ठीक है। स्थानीय शासन को ही पंचायती राज व्यवस्था कहा जाएगा, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था में क्या नियुक्त किया गया है, जैसे कि स्थानीय शासन के लिए क्या नियुक्त किए जाते हैं, ग्राम प्रधान नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। वीडीसी मेंबर नियुक्त किए जाते हैं, जिला पंचायत के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। नगरीय क्षेत्र में भी स्थानीय शासन होता है, वार्ड मेंबर होते हैं, वहाँ भी पार्षद होते हैं, ठीक है, और अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था माने ग्राम प्रधान की जो नियुक्ति की गई। अब इसने ग्राम प्रधान की नियुक्ति की होगी तभी तो पंचायती राज व्यवस्था की इसने शुरुआत की है, ठीक है। तो कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था की इसने क्या की थी, शुरुआत की थी, ठीक है। ग्रामों में बूढ़ों और सयानों की नियुक्ति की थी, जिसे हम वर्तमान में ग्राम प्रधान कह रहे हैं। इसने उनकी नियुक्ति की है, बूढ़ों और सयाना उनको कहा जा रहा है, ठीक है, जो कि गाँव का शासन देख रहे हैं। ग्रामों में बूढ़ों और सयानों की इसने क्या की थी, नियुक्ति की थी, ठीक है। सोमचंद का जो ये प्रशासनिक क्षेत्र है यह बहुत तगड़ा था। इसने बहुत अच्छे, इसने 5 थोक नियुक्त किए हैं, 4 चौथानी नियुक्त किए हैं, 4 आल नियुक्त किए हैं, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता है ये, ठीक है। और ये जो राजस्व एकत्रित करने के लिए 5 थोक नियुक्त कर रखे हैं, तो ये इसका एक सिस्टमेटिक ढंग से एक अच्छी व्यवस्था इसने अपने राज्य में बनाई थी, ठीक है। एक अच्छा दिमाग इसने लगाया था, बहुत अच्छा दिमाग, ठीक है। जबकि बाहर से आया हुआ था, केवल 15 बीघा जमीन मिली थी, उसके बाद अचानक से इसने इस प्रकार से कार्य किए हैं अपने शासन को चलाने के लिए, बहुत अच्छा शासन चलाने के लिए इस प्रकार के कार्य सोमचंद द्वारा किए गए हैं, ठीक है। पूरा अच्छा दिमाग लगा रखा है, ठीक है। तो इसी कारण सोमचंद को मौलिक पंडित भी कहा जाता है, ठीक है। मौलिक पंडित किसे कहा जाता है, सोमचंद को मौलिक पंडित कहा जाता है, क्योंकि उसने अपने प्रशासनिक कार्य बहुत अच्छे से किए थे, ठीक है। अगर कोई अच्छा दिमाग लगा के कार्य करता है तो उसे मौलिक पंडित ही कहते हैं, ठीक है। उपाधि देते हैं पंडित आदमी है करके, अच्छा दिमाग का यूज कर रहा है करके, ठीक है। क्योंकि दिमाग के मामले में ब्राह्मण होते हैं, लड़ने के मामले में क्षत्रिय होते हैं, ठीक है। अगला है ऐपण कला। ऐपण कला की जो शुरुआत हुई थी, जैसे इसने राजभुंगा किला बनाया था। ऐपण कला क्या होती है कि उत्तराखंड क्षेत्र की एक कला है जिसमें कि ऐपण दिए जाते हैं, ठीक है। चावल का घोल होता है जिसे बिस्वा कहते हैं, उसका ऐपण दिया जाता है, ठीक है। गेरू से लाल रंग करके दीवारों पे जो, ठीक है, दीवारों पे जो रेखाएं टाइप की खींची जाती हैं, या देहली पर जो रेखाएं टाइप की खींची जाती हैं, चित्र आदि बनाए जाते हैं, उसे ऐपण कहा जाएगा। उस ऐपण कला की जो शुरुआत की गई है वह सोमचंद के द्वारा ही की गई है, ठीक है। और सोमचंद ने जो राजभुंगा किला बनाया था, उस किले में ऐपण कला जो है वो प्रदर्शित होती है, ठीक है। ऐपण कला के चित्र भी मिलते हैं उसमें। इस कारण से यह कहा जाता है कि ऐपण कला का जो जन्म हुआ था कुमाऊं में, वह सोमचंद के काल में ही हुआ था, ठीक है। सोमचंद ने ही ऐपण कला की क्या की थी, शुरुआत की थी, ठीक है। अगला सोमचंद के बारे में यहाँ पे खत्म हो जाता है। बहुत कुछ जानकारी सोमचंद के बारे में यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद उसका पुत्र जो बनता है वह आत्मचंद राजा बनता है, ठीक है, जो कि 721 से 740 ईस्वी तक रहता है, जिसका शासनकाल लगभग 19 वर्षों तक रहा। और आत्मचंद के बारे में, सोमचंद का पुत्र है, आत्मचंद के बारे में यह कहा जाता है कि वह कत्यूरियों का भांजा था, क्योंकि कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव से सोमचंद का ब्रह्मदेव की पुत्री से सोमचंद का विवाह हुआ था, और पुत्री से जो उत्पन्न पुत्र होगा, ठीक है, क्योंकि जो रमा देवी थी, ब्रह्मदेव था वह कत्यूरी राजा था, रमा देवी जो थी वो कत्यूरी वंश की राजकुमारी हो गई, उसका विवाह सोमचंद से हुआ, तो ये तो भांजा होना ही था, ठीक है। तो सोमचंद का पुत्र कत्यूरी का भांजा हो गया, ठीक है, आत्मचंद, ठीक। अगला है 19 वर्षों तक शासन किया इसने। अगला है उसके बाद पूर्णचंद, ठीक है।
अच्छा, सोमचंद के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि यहाँ पे शासन का विस्तार इसने कैसा किया था। ठीक है, जब सोमचंद इसका डोटी के मल्ल राजा को कर दिया करता था तो उसने क्या किया कि जो नज़दीक के राजा थे उन सब राजाओं को उसने जीतने की कोशिश की बुद्धि से, उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। लेकिन जो दौनकोट का रावत राजा था, उस रावत राजा को उसने क्या किया, युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, युद्ध करके हराया था, जिसका किला की राजबुंगा किले के समीप ही था, जिसे कोतवाल चबूतरा कहते हैं वर्तमान में। ठीक है, उस राजा को, दौनकोट के रावत राजा को इसने युद्ध में क्या कर दिया था, हरा दिया था। और अपने जैसे मैंने ये थोड़ा थोड़ा गैप में बना रखे हैं, तो अपना शासन ये अब इसका क्षेत्र जो हो गया इतना हो गया। 15 बीघा जमीन से इसका क्षेत्र क्या हो चुका था, बढ़ चुका था, जब से इसने रावत राजा को हराया। ठीक है, तो ये क्षेत्र बढ़ गया है। आज की डेट में हम देखें तो वो जो 15 बीघा जमीन कल हमें एक बिंदु जैसा दिखाई दे रहा था, वह क्षेत्र अब इतना हो गया है। ठीक है, अब बनेगा, अगला राजा बना है आत्मचंद। इस क्षेत्र पर शासन करने के लिए अगला राजा कौन बना है, आत्मचंद बना है। ठीक है, आत्मचंद भी एक मांडलिक राजा, अभी कोई भी राजा इसमें स्वतंत्र नहीं हुए हैं। ठीक है, आत्मचंद जो है 19 वर्षों तक शासन किया, कत्यूरी का भांजा लगता है। ठीक है, अगला राजा जो है वह है पूरनचंद या पूर्णचंद। ठीक है, तीसरा राजा चंद वंश का तीसरा राजा पूरनचंद या पूर्णचंद, जो कि 740 से कब तक रहा था, 758 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, पूरनचंद के बारे में ये कहा जाता है, एक मुख्य पॉइंट पूर्णचंद है और यहाँ पूर्णागिरी है। ठीक है, पूरनचंद के बारे में या पूर्णचंद के बारे में यह कहा जाता है कि ये जो है शिकार खेलने के शौकीन हुआ करते थे, और शिकार खेलने के लिए कहाँ जाया करते थे, तराई क्षेत्र में। अपना अधिकांश समय ये राजकाज में इनका मन नहीं लगता था, राजकाज का कार्य न करके इनका मन शिकार खेलने में ही करता था। ठीक है, तराई भाबर क्षेत्र में शिकार ही खेलने पे रहते थे। ठीक है, तो अतः अंत में इन्होंने क्या किया कि अपना राजकाज ही छोड़ दिया और अपने जीते जी अपने पुत्र इंद्रचंद को राजकाज या राजगद्दी सौंपकर ये माँ पूर्णागिरी की सेवा में चले गए थे। ठीक है, पूर्णागिरी मंदिर चले गए, वहाँ सेवा करने लग गए थे। तो पौ से पूरनचंद, ये पूर्णचंद यहाँ भी है, पूर्णागिरी हो गया। कौन सा राजा पूर्णागिरी की सेवा में गए थे, ठीक है, पूर्णचंद जो है वो पूर्णागिरी की सेवा में चले गए थे। ठीक है, शिकार खेलने के बड़े शौकीन थे, राजकाज में ध्यान लगता नहीं था। अगला है इंद्रचंद। ठीक है, चौथा राजा चंद्रवंश का इंद्रचंद। इन राजाओं के बारे में जो ये सन भी लिखे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1021 ईस्वी मान रहे कुछ विद्वान अलग, तो ये सन जो है ये ऑथेंटिक नहीं है, ना ही कहीं एग्जाम में ऐसे सन पूछे जाने चाहिए। ठीक है, कि इसका ये कब, जब से 43वां राजा हमारा भीष्मचंद होता है, उसके बाद जो सन होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं। ये सन जो मैंने लिखे हैं ये आप लोगों को याद हो जाए या आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि इस काल में ऐसा हुआ था करके, लगभग इस टाइम पे ऐसा हुआ था करके। ठीक है, आप इसे कहीं मॉडर्न 1800 के टाइम पे ना समझो या आप इसे बहुत ईसा पूर्व में ना समझो, इस कारण से ये एक आइडिया के लिए सन आपके लिख रखे हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि पूरनचंद का कार्यकाल भी हम याद करें, ऐसा नहीं है, ये केवल एक माइंड में याद रहने के लिए कि इस टाइम पे लगभग था ये राजा करके। ठीक है, तो बेहतर समझ में आता है। ठीक, इंद्रचंद 758 से 778 ईस्वी का कार्यकाल लिखा है। और इंद्रचंद जो है जब पूर्णचंद अपने बेटे को गद्दी सौंप कर गया तो उसे गद्दी जो है प्राप्त हुई, और गद्दी प्राप्त होने पर यह क्या हो गया, बहुत ज़्यादा घमंडी राजा हो गया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, हालांकि कार्य तो इसके ठीक हैं, पर इंद्रचंद को बहुत घमंडी राजा माना जाता है और यह स्वयं को भगवान इंद्र के समान समझता था। मैं कहता था अपने को कि मैं इंद्रदेव हूँ। ठीक है, और बहुत घमंडी राजा था। ठीक है, इसने क्या किया है, इसके काल में रेशम उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है, रेशम के कीड़ों से रेशम उत्पादन का कार्य किसके काल में प्रारंभ हुआ था, इंद्रचंद के काल में रेशम उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ, और चंपावत में रेशम के कारखाने भी स्थापित किए गए थे। ठीक है, रेशम के कारखाने लगाए गए। ठीक है, कारखाने मतलब कोई इतना बड़ा वो ये मत सोचना, जो छोटे मोटे रेशम आज भी जब आप देखोगे कैसे निकाला जाता है तो आपको उसमें छोटा मोटा लकड़ी का कार्य आदि, वही जो कुटीर उद्योग टाइप का है उस प्रकार का आपको दिखाई देगा। ठीक है, कोई बड़ा उद्योग या बड़ी फैक्ट्री टाइप की नहीं, बल्कि छोटे मोटे कुटीर उद्योग टाइप का इसने कारखाना कहाँ पे लगाया था, चंपावत में लगाया था। ठीक है, रेशम का उत्पादन करने के लिए। और जो रेशम बुनने का कार्य करते थे उनको क्या कहा जाता था, पटुआ कहा जाता था। और खूब रेशम इसने बेचा है, तिब्बत को रेशम बेचा, चाहे चीन के साथ इसके व्यापारिक संबंध अच्छे थे, तो इसकी आय में क्या हुई, दिन दूनी रात चौगुनी की वृद्धि हुई, खूब पैसा कमाया। अब पैसा कमाया तो ये वाला पॉइंट तो स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, जब पैसा आ जाता है तो इंसान को आ ही जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट स्वाभाविक सी बात है, जब पैसा खूब होगा, इसके पास खूब आय में वृद्धि हो रही है तो घमंड तो आ ही जाता है। ठीक है, तो इसकी आय में पैसा अपने साथ घमंड भी लाता है, ये तथ्य कहीं पे पड़ा हुआ है। ठीक है, आय में वृद्धि हुई। उसके बाद जो रेशम बुनते थे उनको पटुआ कहा जाता था, और
पटुए लोग क्या करते थे, जब रेशम को बुनते थे तो वो क्या करते थे, एक झूठी खबर पूरे नगर में फैलाते थे। कभी कहते थे राजा मर गया है, कभी कहते रानी मर गया है, ठीक है, और कभी मतलब झूठी खबर ही फैलानी है उन्होंने पूरे, ठीक है। तो लोग भी समझने लगे थे बाद में कि ये झूठी खबरें ही फैला रहे हैं ये लोग, ठीक है, इन पे जो बार बार झूठी खबर फैलाएगा तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जो झूठी खबर फैलती थी उसे पट रंगवाली कहा जाता था, ठीक है। झूठी खबर क्यों फैलाते थे ये, क्योंकि इनका मानना ये था कि अगर हम झूठी खबर नगर में फैलाएंगे तो रेशम का रंग जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये क्या करते थे, रेशम पे रंग भी डालेंगे। पूरा रेशम तो सफ़ेद नहीं रख सकते हैं, फिर हर जो कपड़ा बनेगा वो पूरा का पूरा सफ़ेद ही बनेगा। तो अलग अलग रंगीन कपड़े बनाने के लिए रेशम को क्या किया जाएगा, रंगा जाएगा। रंगा जाएगा तो उस समय झूठी खबर फैलाएंगे ये। इनमें मान्यता है कि अगर झूठी खबर फैलाएंगे तो रेशम का रंग बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो कुछ रेशम को तो सफ़ेद रखते थे, बाकी को रंग देते थे ये, ठीक है, क्योंकि सफ़ेद कहीं कहीं पे सफ़ेद धागे भी चाहिए। तो उसके बाद जो है जो झूठी खबर फैलाते थे उसे पट रंगवाली कहते थे, पट रंगवाली, ठीक है। और जो रेशम बुनने वाले होते थे, पटुए होते थे, पटुए पट रंगवाली को फैला देते थे, ठीक है। और चीन के साथ इसके व्यापारिक संबंध, इंद्रचंद के चीन के साथ व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हुए थे, खूब पैसा कमाया इसने रेशम बेच बेच के, ठीक है। चीन की एक रानी आई थी, ठीक है, सोंग जांग गाम्पो की रानी, ठीक है, इसी के काल में हमारे उत्तराखंड क्षेत्र में आई थी, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि चीन की रानी, चीन की सांग जोंग गाम्पो की रानी उत्तराखंड में इंद्रचंद के काल में ही आई थी। और आने के बाद क्या किया उसने, अपने साथ वो चीन से रेशम के कीड़े लाई थी, ठीक है। रेशम के कीड़े इंद्रचंद के काल में लाई, इंद्रचंद ने क्या किया, उनका फ़ायदा उठाया, ठीक है। तो चाइना वाले हमारे लिए इस प्रकार की चीज़ें लेके आए हैं पहले से ही, ठीक है। कीड़े लेके आए ये सांग जोंग गाम्पो की रानी रे, और इसने भी फ़ायदा उठाया, उनका कारखाने लगा दिए और रेशम से खूब आय में वृद्धि की इंद्रचंद ने, ठीक है। अगला है इंद्रचंद के बाद कौन कौन से राजा हुए। इंद्रचंद के बाद हुआ संसार, सुधा, हरि, वीणा, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 5वां क्रम, 6वां क्रम, 7वां क्रम, 8वां क्रम, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जानकारी इनके बारे में भी मिलती है। संसार चंद के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। सुधा चंद के बारे में जानकारी मिलती है कि इसका कार्यकाल 813 से 833 ईस्वी तक रहा था, सुधा चंद, ठीक है। छठा राजा है सुधा चंद, संसार, सुधा, हरि, वीणा, ऐसे याद हो जाते हैं ये, ठीक है। सुधा चंद छठा राजा हो गया। और इस सुधा चंद के बारे में विशेषता यह है, जहाँ पर आए कि प्रशासनिक सुधार किसने किए, ठीक है। जैसे पूरनचंद पूर्णागिरी की सेवा में चले गए, वैसे ही सुधा चंद ने सुधार किए थे, ठीक है। खूब प्रशासनिक सुधार किए थे इसने, और जनता को करों के भार से क्या कराया था, मुक्त कराया था। यहाँ पे इससे पहले मांडलिक राजा हैं, टैक्स उधर भी दे रहे हैं तो जनता से ज़्यादा ले रहे होंगे, कुछ हिस्सा दे रहे होंगे तो जनता पे बोझ ज़्यादा पड़ रहा होगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, उस बोझ को कम करने की कोशिश की, कुछ टैक्स क्या किए, कम किए हैं। किसने, सुधा चंद ने। अनेक प्रशासनिक सुधार किए, नंबर 1। नंबर 2, इसने करों, प्रजा को करों के भार से क्या कराया था, मुक्त कराया था, या कुछ कर क्या किए थे, कम किए थे, ठीक है। तीसरा, इसने फौजी का जो खर्च होता था, फौज का जो खर्च होता था सबसे ज़्यादा उस समय, उसको भी क्या किया, इसने कम किया था, ठीक है। फौजी खर्च को घटाया था और जनता को कर से मुक्त कराया था, और अनेक प्रशासनिक सुधार इसने किए थे। सुधा चंद के बारे में ये 3 पॉइंट होते हैं कि सुधार किए थे, और फौजी खर्च को कम किया था, और कर भी इसने क्या किए थे, कम किए थे, ठीक है। तो सुधा चंद तक हमारे 6 राजा तक हो गया है। इसके बाद 7, 8 अगले राजा जो होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा ये। आगे के लिए कल फिर मिलते हैं।